द्वारा निकाला गया बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखेंगे। इसमें 150 प्रश्न दिया हुआ है। सारे प्रश्न को डिटेल सोल्यूशन किया जाएगा, एक एक प्रश्न को। तो आप इसे पूरा देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। शाम को प्लेटफॉर्म का भी प्रैक्टिस सेट डेली 8 बजे लोड किया जा रहा है, वो भी आप जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो ठीक उसी संबंध को निरूपण करता है जो संबंध दिए गए उस शब्द युग्म में अभिव्यक्त है। जैसे चावल, कार्बोहाइड्रेट। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, पनीर में प्रोटीन पाया जाता है। जिस प्रकार चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसी प्रकार पनीर में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक अगला प्रश्न भी वही है कि तीसरे शब्द में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से है। तो पहला शब्द है बछड़ा, मवेशी। तो घोड़े का बच्चा और क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घोड़ा। जिस प्रकार मवेशी के बच्चे को बछड़ा कहते हैं उसी प्रकार घोड़े के बच्चे को क्या कहते हैं? घोड़ा कहते हैं। अगला है उस संख्या का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो 13, 109, 24। तो किस तरह है? 13 गुना 8 प्लस 5 किया गया है, यानी किया गया है 13:109। ठीक उसी तरह 24 गुना 8 प्लस 5 करेंगे तो हमारे पास जो ये आ जाएगा कितना? 197। तो आंसर हो जाएगा हमारा इसके जगह पर डी, 197। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध सही आंसर हो जाएगा सी, नर्मदा नदी पे। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। यह भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है जिससे 4 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान लाभान्वित होते हैं। सतलज नदी पर भी एक बहुत बड़ा परियोजना है, वो है भाखड़ा नागल परियोजना, जो देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। और भाखड़ा नागल बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भी है। नेक्स्ट है वियतनाम युद्ध वर्ष खाली स्थान में शुरू हुआ। वियतनाम, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1955 में शुरू हुआ। वियतनाम युद्ध वर्ष 1955 से 1975 में अमेरिका और उत्तर वियतनाम तथा दक्षिण वियतनाम शामिल थे। वर्ष 1976 में उत्तर एवं दक्षिण वियतनाम का एकीकरण हो गया है। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? तो हनोई है, और मुद्रा जो है वो वियतनामी डोंग है। संसद का नाम है नेशनल असेंबली। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितनी फसलों को शामिल किया जाता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत सही जवाब हो जाएगा डी, 22। न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत 22 फसलों को शामिल किया जाता है। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य है क्या? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य वह समर्थन मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाले अनाज की पूरी मात्रा क्रय करने के लिए तैयार रहता है, यानी खरीद करने के लिए तैयार रहती है। जब बाजार में कृषि उत्पादों का मूल्य गिर रहा हो तब सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों की क्रय कर उनके हितों की रक्षा करती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं? इसमें से बताना है सही सुमेलित नहीं है। तो राज्य सरकार, राज्य सूची बिल्कुल है। केंद्र सरकार, संघीय सूची ये भी है। केंद्र और राज्य सरकार समवर्ती सूची में आता है। समवर्ती सूची पर ये केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं कानून। संघीय सूची में ओनली केंद्र सरकार और राज्य सूची में ओनली राज्य सरकार बना सकते हैं। स्थानीय सरकार अपशिष्ट विषय ये गलत है। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा डी, स्थानीय सरकार राज्य सूची का विषय है। स्थानीय सरकार अपशिष्ट विषय यह सही सुमेलित नहीं है। अपशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्तियाँ संसद में निहित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक समान त्वरण का उदाहरण है? बताना है कि एक समान त्वरण का उदाहरण है निम्नलिखित में से। तो एक मुक्त गिरने वाली वस्तु की गति, एक ढलान पर लुढ़कती हुई गेंद की गति, ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। एक समान त्वरण के उदाहरण है एक गेंद का ढलान पर लुढ़कना, एक स्काई डाइवर का विमान से बाहर कूदना, एक मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु। ये सभी जो है एक समान त्वरण का उदाहरण है। एक समान या अनवरत त्वरण एक प्रकार की गति है जिसमें वस्तु का वेग प्रत्येक समान अवधि में समान मात्रा में बदलता रहता है। अगला प्रश्न है 3.6, 1.8 और 0.144 का लघुत्तम समावर्त क्या होगा? तो आइए इसे सोल्व करते हैं। तो 36/10 लिख सकते हैं इसे, 18/10 लिख सकते हैं और 144/1000 लिख सकते हैं। अब क्या करना है कि ऊपर वाला का एलसीएम निकाल देना है और नीचे वाला का एचसीएफ निकाल देना है। यानी 18, 9 और कितना है, ये हो जाएगा 18, क्योंकि इसे जब
काट पीट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18 9 18। इसका जो निकालना है एलसीएम और इसे बटा कर देना है और नीचे आएगा 5 5 और 125। इसे करना है क्या, एचसीएफ निकालना है। जब हम इससे निकालेंगे तो 18/5 आ जाएगा, यानी 3.6 आ जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि 3 के रूट है 15,625 माइनस रूट एक्स बराबर 4 में एक्स का मान क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि अगर हम 25 के पावर 3 करेंगे वो कितना हो जाएगा, 15,625। आइए इसे सोल्व करते हैं। 3 रूट 25 के पावर 3 माइनस रूट एक्स बराबर 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 माइनस रूट एक्स बराबर 4। तो इससे जब सोल्व करेंगे तो रूट एक्स बराबर 25 माइनस 4, तो रूट एक्स बराबर हो जाएगा 21। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो एक्स का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, 441। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला में तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले से है। अब आइए देखते हैं। एस से पी गया है, इस कितना तो -3 करने पर, टी से आर गया है -2 करने पर, ए से डब्लू गया है -4 करने पर, और आर से यू गया है +3 करने पे। ठीक यही सीरीज हम इसमें अगर अप्लाई करते हैं तो टी -3 बराबर हो जाएगा क्यू, आर -2 बराबर हो जाएगा पी, जेड -4 बराबर हो जाएगा भी, अब पी +3 बराबर हो जाएगा क्या, एस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि दिए गए संख्या श्रृंखला में उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पे आता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ 294 से 252 कितना हुआ है, -42 हुआ है, और 326 से 273 -53 हुआ है। एक एक छोड़कर इसमें से देखना है। और 273 से 220 गया है, इसमें भी -53 हुआ है, और यहाँ से भी गया है तो -53 हुआ है, और इससे 210 गया है तो ये -42 है। यहाँ से करेंगे तो -42 है, और 168 से -42 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। वो आंसर कितना हो जाएगा, 126। सही आंसर हो जाएगा हमारे पास बी 126। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी सवाना। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान सवाना नाम से जाना जाते हैं। विश्व के कुछ प्रमुख घास के मैदान हैं। सबसे पहले देख लीजिए कि उष्णकटिबंधीय जो है, उष्णकटिबंधीय कौन कौन सा है। तो एक है सवाना जो कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका में। एक है कंपास जो पाया जाता है ब्राज़ील में, और एक लानोस है जो पाया जाता है वेनेजुएला में। क्या है, वेनेजुएला में। उसी तरह शीतोष्ण का भी कुछ होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान पंपास जो है, एक कंपास है और एक पंपास है जो उरुग्वे अर्जेंटीना में। प्रेरी है, प्रेरी जो है उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। बेल्ट है दक्षिण अफ्रीका में, स्टेपी मध्य एशिया में, पुस्ताज हंगरी में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, और कैंटरबरी न्यूजीलैंड में। ये सब शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान है। अगला है बॉक्सर विद्रोह संबंधित था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चीन से। बॉक्सर विद्रोह चीन से संबंधित था, और ये कब हुआ था, तो 1899 से लेकर 1901 का मुख्य कारण था कि चीन के लोगों ने के साथ ईसाई मिशनरियों का अपमानजनक व्यवहार था। चीन ने इसके लिए विदेशी विरोधी संस्थाएं कायम की थी। उसमें एक संगठन ची हेतुआन यानी धार्मिक समस्वर संघ था। वर्ष 1911 में चीन के जन क्रांति का पृष्ठभूमि बॉक्सर विद्रोह ने तैयार किया था। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला उप गवर्नर कौन थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी केजी उदेसी। कौन थी, केजी उदेसी पहली महिला उप गवर्नर थी। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास हैं, और ये कैवे नंबर के हैं, तो 25वें नंबर के हैं शक्तिकांत दास। और प्रथम गवर्नर थे सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। राज्य विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, और इसका सही जवाब हो जाएगा बी राज्य विधानसभा की संख्या की 1/3। राज्य विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 1/3 तथा न्यूनतम संख्या 40 हो सकती है। नेक्स्ट है बोर मॉडल के अनुसार सूर्य के चारों ओर इतना मीटर त्रिज्या की कक्षा में इतना के कक्षीय वेग से परिक्रमा करती पृथ्वी की अभिलाक्षणिक क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि पृथ्वी के द्रव्यमान इतना दिया हुआ है। तो बोर मॉडल के अनुसार होता है MVR बराबर क्या होता है, NH/2 पाई होता है। N बराबर हो जाएगा 2 पाई MVR
बटा h हो जाएगा। अब आइए जहाँ पर दिया हुआ है m भी दिया हुआ है, b भी दिया हुआ, r भी दिया हुआ है, h भी दिया है, तो n का मान हो जाएगा, डायरेक्ट रख देते हैं 2 गुना 3.14 पाई का मान, और m का मान हो जाएगा कितना 6 गुना 10 के पावर 24 kg, और v का मान हो जाएगा कितना 3 गुना 10 के पावर 4 मीटर पर सेकेंड, और r का वैल्यू हो जाएगा कितना 1.5 गुना 10 के पावर 11 मीटर। इतना बटा क्या हो जाएगा 6.63 गुना 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.56 गुना 10 के पावर कितना 74, 10 के पावर 74। आंसर हो जाएगा ए। एक ध्वनि स्रोत 6000 हर्ट्ज की आवृत्ति की तरंग भेजता है, यह 3 मीटर की तरंग दैर्ध्य पैदा करता है। इस प्रश्न में ध्वनि तरंग की गति क्या है? तो कह रहा है कि आवृत्ति दिया हुआ है 600 हर्ट्ज, तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है 3 मीटर, तरंग वेग जो भी है वो निकालना है। तो v बराबर होता है n लैम्डा, जहाँ v n है आवृत्ति और लैम्डा जो है तरंग दैर्ध्य, तो v बराबर हो जाएगा 600 गुना 3 बराबर 1800 मीटर पर सेकेंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, यदि 25 आदमी एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 7 आदमी उसी काम को आधा हिस्सा कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? एक फार्मूला होता है m1 d1 h1 बटा w1 बराबर m2 d2 h2 बटा w2। आइए इसमें मान रख देते हैं, तो हमारे पास जो हो जाएगा 35 गुना 6 बटा 1 बराबर 7 गुना x बटा 1। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 35 गुना 6 बराबर 14x, तो x बराबर हो जाएगा 35 गुना 6 बटा 14 बराबर 15 दिन। आंसर हमारे पास आ जाएगा बी। एक छात्र ने एक अंक को 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया, गुणा की प्रतिशत त्रुटि क्या है? तो माना की संख्या क्या हो जाएगा, तो 3 गुना 5 यानी 15। सही गुणनफल क्या है, तो 15 गुना 5/3 बराबर 25। गलत गुणनखंड क्या होगा, तो 15 गुना 3/5 9। तो त्रुटि अगर हम निकालना है, त्रुटि प्रतिशत, तो ये हो जाएगा 25 - 9/25 गुना 100। आंसर हो जाएगा हमारे पास कितना 64%। आंसर आ जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि दिए गए संख्या श्रृंखला में उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर आ सकती है। आइए देखते हैं, अगर हम 74 से 82 करते हैं तो क्या होगा, +2 गया है, और 82 से 109 देखते हैं तो इसमें कितना है, तो +2 नहीं, +2 के क्यू है, 2 4 4 दूनी 8 क्यू किया गया है। और 82 से 109 करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 के क्यू यानी 27 जोड़ा गया है। और 109 से 173 की बात करते हैं तो ये 4 के पावर कितना हो जाएगा, ये भी क्यू है। ठीक उसी तरह अगर हम 62 से देखते हैं, 62 से 78, यहाँ 62 से 78 देखते हैं तो कितना है, ये 2 के पावर 4 क्यू किया गया है। 78 से 159 देखते हैं तो 3 के पावर 4 किया गया है, और 159 से जो अगला आएगा वो 4 के पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 415। सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, क्रम इतना के लुप्त संख्या ज्ञात करना है। आइए कर देखते हैं, 11 गुना 2 22 -3 क्या हुआ है 19, और गुना 4 करेंगे अब तो क्या होगा 76। क्या आंसर आ जाएगा 76, यहीं पे आंसर आ जा रहा है। और उस 76 में -5 करेंगे तो हो जाएगा 71। ये सीरीज चल रहा है, पहले गुना 2 है, फिर 1 बढ़ने के बाद माइनस हो जाता है, फिर 1 बढ़ने के बाद गुना में आ जाता है, और फिर 1 बढ़ने पर माइनस में आ जाता है। इस तरह के सीरीज चल रहा है, लास्ट में 6 हो जाएगा गुना में। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित संख्याओं में प्रश्नवाचक के स्थान पर आता है। आइए देखते हैं, n से -6 करेंगे तो h होगा, इससे +6 करेंगे तो हमारे पास आएगा n, इससे 6 करेंगे तो h, इससे +6 करेंगे तो आएगा n। इस तरह के सीरीज ये किया हुआ है। ठीक उसी तरह दूसरा में है h से n, h +6 बराबर n, n - 6 बराबर h। तो इस तरह के अगर हम सभी में करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा डी। वायु दाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है। वायु दाब को मापने वाला यंत्र
कहलाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैरोमीटर। वायु दाब को मापने वाला यंत्र बैरोमीटर कहलाता है और बैरोमीटर का आविष्कारक इवान ग्रिस्ता टोरिसेली है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए? और इसका आंसर हो जाएगा डी टॉमस मुनरो को। किसका मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए? तो टॉमस मुनरो को। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड को माना जाता है। 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था बराहमाल जिले तमिलनाडु में पहली बार कैप्टन रीड द्वारा लागू किया गया था। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किस देश द्वारा किया गया था? धुरी राष्ट्र का। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जर्मनी द्वारा किया गया था। धुरी राष्ट्र गुट में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली आदि शामिल था। प्रथम विश्व युद्ध धुरी राष्ट्र तथा मित्र राष्ट्र के गुटों के बीच हुआ था और मित्र राष्ट्र गुट में था इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस और फ्रांस। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 28 जुलाई 1914 को और समाप्ति हुआ था 11 नवंबर 1918 ईस्वी को। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी सीमा कर। सीमा कर है जो प्रत्यक्ष कर नहीं है। हम उन करों को प्रत्यक्ष कर कहते हैं जिनके मौद्रिक तथा वास्तविक बोझ अर्थात कर से उत्पन्न कराघात तथा करापात उसी व्यक्ति पर पड़ते हैं जिनके ऊपर सरकार कर लगाती है। तो ये प्रत्यक्ष कर नहीं है, वो है सीमा कर। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 80(3) में। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 80(3) के तहत किया जाता है और ये 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हैं। राज्यसभा की संरचना का जो अति है उल्लेख किसमें है? तो अनुच्छेद 80 में है। एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपभोग पानी के नीचे मौजूद वस्तु की दूरी, दिशा और गति का पता लगाने के लिए किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी ट्रांसमीटर और डिटेक्टर। एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण ट्रांसमीटर और डिटेक्टर है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद वस्तु की दूरी, दिशा और गति का पता लगाने के लिए किया जाता है। सोनार का पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अगला है, 4 ओम प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधों को एक समबाहु त्रिभुज के आकार में जोड़ा गया है। किन्हीं 2 कोणों के मध्य प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? यानी ये जोड़ा गया है किस तरह? इस तरह का अरेंजमेंट करके जोड़ा गया है और किन्हीं 2 से, या तो इससे या इससे से किन्हीं 2 से अगर हम करेंगे रेसिस्टेंस तो क्या हो जाएगा? एक हमारे पास आ जाएगा इस तरह का बन के, यहाँ पर ए अगर मान लेते हैं, यहाँ पर बी मान लेते हैं, इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, तो इस तरह हो जाएगा। और कितने ओम का? 4 ओम का। तो ये 4 जो है सीरीज में है और ये फिर पैरेलल में है। तो सीरीज में 4 + 4 हो जाता है 8 हो जाएगा और 8 और 4 जो है वो क्या है? पैरेलल में है, समानांतर श्रेणी में है। तो 8 और 4 के अगर हम रेसिस्टेंस निकालते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 1/r बराबर होता है 1/r1 + 1/r2 यानी 1/8 + 1/4 1/r बराबर होता है। तो यहाँ r बराबर हो जाएगा 8/3 ओम। आंसर हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भारतीय नौसेना में शामिल की गई 5वीं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी का क्या नाम है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए INS बागीर। भारतीय नौसेना ने 23 जनवरी 2023 को 5वां कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी बागीर को कमीशन किया है। इसे प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्माण किया गया था। मल्टीलेटरल कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज का आयोजन किस देश में किया गया? कोबरा वॉरियर का सही आंसर हो जाएगा डी यूनाइटेड किंगडम। कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज का आयोजन यूनाइटेड किंगडम में किया गया है। यदि 15 kg चीनी का मूल्य 600 है तो 25 kg चीनी का मूल्य क्या होगा? तो 15 kg चीनी का मूल्य जो क्या है 15 kg का, वो है 600। तो 25 kg का हो जाएगा कितना? 600/15 × 25 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 1000। अगर इसे काट पीट करेंगे तो ये आ जाएगा 1000, 3 5 इसे कर दीजिएगा 200 तो 1000 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से एक राशि 12.5 वर्षों में दुगनी हो जाएगी? तब माना कि जो हमारे पास मूलधन है वो मूलधन कितना है? P है।
समय जो हमारे पास है वो 12.5 है। मिश्रधन जो है हमारे पास कितना है, 2p है। तो ब्याज, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 2p माइनस p बराबर p। तो दर प्रतिशत बराबर हो जाएगा कितना, p गुना 100/p गुना 12.5 बराबर 8%। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 8%। एक वृत्त की परिधि इसके व्यास से 60 सेंटीमीटर अधिक है, इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो कह रहा है परिधि माइनस व्यास बराबर 60 सेंटीमीटर, 2πr माइनस 2r बराबर कितना, 60। 2r अगर कॉमन लेते हैं तो 22/7 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, वो होगा 60। तो 2r गुना 15/7 बराबर 60, r बराबर कितना हो जाएगा, 14। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, πr², यानी 22/7 गुना 14 हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों को क्रमवार रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। कथन और निष्कर्ष के प्रश्न हैं, आइए देखते हैं। कुछ मग जो है वो जार है, कुछ मग है। यहाँ पर अगर हम ये देखते हैं मग है, तो यहाँ पर कुछ जो है ये जार है। सभी जार बोतल है, सभी जो जार हैं वो क्या है, वो बोतल है। और सभी ग्लास जो है वो मग है, सभी ग्लास जो है वो क्या है, मग है। तो यहाँ पर जो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा ग्लास, सभी ग्लास जो है वो मग है। अब निष्कर्ष में देखना कि सभी ग्लास जार है, सभी ग्लास जार है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो गलत है कि सभी ग्लास जार है, वो नहीं। कुछ ग्लास बोतल है, कुछ ग्लास बोतल है, ये भी गलत होगा। कुछ मग बोतल है, कुछ मग जो है वो बोतल है, ये सही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है। ए एंड बी का अर्थ, ए बी का पिता है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ, तो भागीरथी और अलकनंदा गंगा में देवप्रयाग में मिलती है। अगर विष्णु प्रयाग में क्या मिलता है, धौली गंगा प्लस अलकनंदा। कर्ण प्रयाग में पिंडार प्लस अलकनंदा। रुद्र प्रयाग में मिलती है मंदाकिनी प्लस अलकनंदा। और देव प्रयाग में मिलती है भागीरथी प्लस अलकनंदा। 1942 ईस्वी के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांकीपुर जेल में रखा गया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में रखा गया था, और हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके रखा गया था। महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार करके आगा खां महल में रखा गया था, और जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार करके अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। नेक्स्ट है, भारत में कानूनी रूप से सती प्रथा कब पाबंदी लगा दी गई थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिंग ने सती प्रथा की प्रतिबंधित कर दिया था। 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी पारित किया गया था। और जो सती प्रथा है वो कानून धारा 17 के अनुसार इसे कर दिया गया था, पाबंदी लगा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, ये असत्य है। भारतीय संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव को मनाही करता है, यह सभी लोगों के लिए कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। प्रकाशिक तंतु निम्न में से किस सिद्धांत पे कार्य करता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पे। प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। प्रकाशिक तंतु मतलब ऑप्टिकल फाइबर। प्रत्येक तंतु में एक क्रोड एवं आवरण होता है, यानी कोर तथा क्लैडिंग होता है। क्रोड का अपवर्तनांक आवरण के अपवर्तनांक से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा को पता लगाने के लिए किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेरित धारा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग प्रेरित धारा की दिशा को पता लगाने के लिए किया जाता है। क्या है, यदि दाहिने हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा परस्पर समकोणिक हो, इस पर रखा गए हो कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती है, अंगूठा चालक की गति की दिशा में हो,
और मध्यमा प्रेरित धारा के दिशा को संकेत करता है। यह था फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति 6 मिनट में 700 मीटर की दूरी तय करता है तो किलोमीटर पर घंटा में उसकी चाल क्या होगा। तो 6 मिनट में 7 मीटर का दूरी तय करता है तो समय कितना हो जाएगा, 6 गुना 60 बराबर कितना, 360 सेकंड। इसे सेकंड में बदल देते हैं तो चाल हमारे पास आ जाएगा 700/360 और इसे किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना कर देंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा काट पीट के 7 किलोमीटर पर आवर। आंसर हो जाएगा डी। ए तथा बी का औसत 36 है, बी तथा सी का औसत 42 है, सी तथा ए के बीच कितना अंतर है। तो ए और बी का औसत कितना है, 36 है। तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 36 गुना 2 और बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 42 गुना 2 यानी ये 84 हो जाएगा और ये 72 हो जाएगा। तो अब ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अगर दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो b प्लस सी बराबर 84, a प्लस बी बराबर 72, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा c माइनस ए बराबर कितना, 12। तो c तथा a के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 12। कौन सी भुगतान ऐप जनवरी 2023 में लॉन्च की गई, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पेरू। भारत की सबसे तेज भुगतान ऐप पेरू जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व बिलियर्ड्स शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले इतिहास के पहले भारतीय कौन बने। विश्व बिलियर्ड्स शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले इतिहास के पहले भारतीय कौन बने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी विश्व बिलियर्ड्स शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले इतिहास की पहली भारतीय बन गई। वह सिर्फ आधे अंक से स्वर्ण पदक से चूक गई। वह 12.5 अंकों के साथ कजाकिस्तान के विजेता बिबिसारा बलाबायोवा से सिर्फ 0.5 अंक से पीछे रहे। बी की कोई बहन नहीं है। एक बार फिर से ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाएगा डी, माँ। एक फ़ोटो में एक महिला की ओर इशारा करते हुए हर्ष ने कहा कि मेरी पत्नी का बेटा उसकी माँ की बेटी का पिता है। वह महिला हर्ष से किस प्रकार संबंधित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बेटे की बेटी। 6 लड़कियाँ 2 सीधी पंक्तियों में उत्तर की ओर मुख करके बैठी है। इसके नाम है फराह, उर्वशी, युक्ति, कृतिका, नेहा और मुदिता। फराह और मुदिता जो है वो विकर्ण विपरीत बैठे हैं। उर्वशी शीर्ष पंक्ति में है और फराह के ठीक दाएं हैं। कृतिका मुदिता के बाएं से दूसरे स्थान पर है, जबकि युक्ति और कृतिका एक ही पंक्ति में नहीं है। तो युक्ति के विकर्ण विपरीत कौन बैठा हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं, इस तरह बैठे हो सकते हैं। ये होगा यहाँ पर जो फराह होगा, उर्वशी होगी और युक्ति होगी जो एक लाइन में होगा, और नीचे जो होगा वो कृतिका, नेहा और मुदिता। कौन हो जाएगी, मुदिता। और इसी के अनुसार अगर हम देखेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा बी। 6 छात्राएं रिया, माला, अंबिका, काजल, हीना और सान्या एक वृत्ताकार मेज के पारित केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसी तरह बैठे हुए हैं। अंबिका हीना के दाएं तीसरे स्थान पर बैठी हुई है। अगर मान लिया कि यहाँ पर अंबिका बैठी हुई है तो हीना के दाएं के तीसरे स्थान पर बैठी है, तो यहाँ हमारे पास हो जाएगी हीना और 2 जगह और खाली है। रिया हीना और काजल के निकटतम पड़ोसी है, तो रिया, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगी रिया। माला हीना की निकटतम पड़ोसी नहीं है। माला जो है वो हीना के निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो माला यहाँ रहेगी। काजल अंबिका के ठीक दाएं हैं। काजल जो है अंबिका के ठीक दाएं हैं, तो हो जाएगी यहाँ पर। रिया के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठी, बाकी एक जो बची यहाँ पर सान्या हो जाएगी। रिया के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठी है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सान्या। सही आंसर हो जाएगी सान्या। अगला है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी जो थी वो थी गिरिब्रज। क्या थी, गिरिब्रज, जो अब राजगृह के नाम से जाना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया था, नाइटहुड की उपाधि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड यानी सर की उपाधि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दिया गया था। और इस हत्याकांड के विरोध में जमुना लाल बजाज ने राय बहादुर की भी उपाधि लौटा दिए थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को।
संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यह किसका कथन है? संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यह किसका कथन है? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर का ये कथन है। प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रदूषण हमारे वातावरण में अवांछनीय परिवर्तनों का प्रभाव है। ये परिवर्तन जब वायु में होता है तो वायु प्रदूषण, तथा जब जल में होता है तो जल प्रदूषण कहलाता है। प्रमुख वायु प्रदूषक है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि। यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक है तो वस्तु होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, विलासिता। यदि मांग की आय लोच से 1 अधिक है तो वस्तु विलासिता होगी। यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक है तो वस्तु की विलासिता और आय लोचदार माना जाता है। और एक वस्तु या सेवा जिसकी मांग की आय लोच 0 और 1 के बीच होती है उसे सामान्य वस्तु यानी आवश्यकता और आय बेलोचदार माना जाता है। एक वस्तु की विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 7/6 गुना है। हानि या लाभ प्रतिशत 2 दशमलव स्थानों तक क्या होगा? तो माना कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 6x। विक्रय मूल्य जो हमारे पास आएगा, विक्रय मूल्य 6x गुना 7/6 हो जाएगा, यानी 7x हो जाएगा। तो लाभ मेरे पास हो जाएगा कितना? 7x माइनस 6x पर x हो जाएगा। तो लाभ परसेंट बराबर क्या हो जाएगा? लाभ परसेंट बराबर x/6x गुना कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 16.2/3% बराबर 16.67% हो जाएगा। आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन डी, लाभ 16.67%। एक व्यक्ति 8,000 की राशि 10% की वार्षिक ब्याज दर पर उधार लेता है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। 1 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो मूलधन कितना दिया हुआ है? मूलधन जो हमारे पास दिया हुआ है वो है 8,000। दर कितना दिया हुआ है? दर है 10%। समय क्या है? समय बराबर है 1 वर्ष। अर्धवार्षिक के लिए दर कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 10/2 बराबर 5%। और समय जो हमारे पास हो जाएगा वो होता है 1 गुना 2 बराबर 2 वर्ष हो जाएगा। अब यहाँ से चक्रवृद्धि में ब्याज निकाल लेना है। चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकाल लेना है। आइए फार्मूला में रखते हैं। 8,000 1 + 5/100 के होल स्क्वायर माइनस 1। जब इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 8,000 21/20 के होल स्क्वायर माइनस 1, यानी 8,000 गुना 441 माइनस 400/400। आंसर हो जाएगा 820। सही आंसर हो जाएगा ए। वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है। यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु 1:2 के अनुपात में थी तो बी की वर्तमान आयु वर्षों में क्या होगा? तो माना कि बी की आयु जो है हमारे पास कितना है? x दिया हुआ है, तो ए की आयु कितना हो जाएगा? x माइनस 8 हो जाएगा। 4 वर्ष पहले बी की आयु क्या था? तो 4 वर्ष पहले बी की आयु था x माइनस 4 था। तो ए की आयु कितना हो जाएगा? x माइनस 8 तो पहले था, उसमें 4 वर्ष और पहले हो जाएगा, यानी x माइनस 12 हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है x माइनस 12/x माइनस 4 बराबर कितना है? हाफ है। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो x का मान जो आ जाएगा वो हो जाएगा b, यानी b की वर्तमान आयु कितना है? तो 20 वर्ष। आंसर हमारे पास आ जाएगा b। अर्जुन पूरब दिशा में चलना शुरू करता है और 50 मीटर चलने के पश्चात वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर कहाँ जाता है? सीधा जाता है। ये 15 मीटर और ये 50 में सीधा चलता है। फिर वहाँ से अपनी बाईं ओर मुड़कर कितना जाता है? 30 मीटर सीधा चलता है, और पुनः वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर जाता है। ये 15 है, तो ये हमारे पास ये तो 30 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पे है? तो वो 20 मीटर की दूरी पे है। आंसर हो जाएगा सी। कुणाल का घर एक कॉफ़ी शॉप के दक्षिण में स्थित है। अगर मान लिया कि यहाँ पे क्या है? कॉफ़ी शॉप है, तो कुणाल का घर जो है यहाँ पर स्थित है। कुणाल का घर क्योंकि कह रहा है दक्षिण दिशा में स्थित है। कॉफ़ी शॉप के पूरब में एक उद्यान है। इधर जो है उद्यान है, उद्यान के उत्तर में स्थानीय बाजार है। क्या है? स्थानीय बाजार है। यदि उद्यान से बाजार की दूरी कुणाल के घर से कॉफ़ी शॉप की दूरी के बराबर है तो कॉफ़ी शॉप के संबंध में बाजार किस दिशा में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी उत्तर पूरब में स्थित है। कहाँ है? उत्तर पूरब में स्थित है। अगला है आकृति श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा ए। संगम सालूब तुलुब के शासक राजवंश किससे संबंध है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या? तो विजयनगर से। संगम सालूब तुलुब और अराबीडू के शासक विजयनगर से संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी वो हम्पी थी, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा कब किया गया था? तो 1336 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वालल्ली में हराया था? कहाँ हराया था? स्वालल्ली में हराया था। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉमस बेस्ट ने। थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को स्वालल्ली में हराया था। थॉमस बेस्ट 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडलटन के साथ सूरत के समीप स्वावलंबी पहुंचा और मुगल गवर्नर से यहाँ व्यापार करने की अनुमति लेने में सफल हो गया। थॉमस बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह को की विजय ने पुर्तगाली अधिकार को निरंतरता को भंग किया तथा सूरत में अस्थायी रूप से फैक्ट्री स्थापित कर लिया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है और नीचे दिए गए कूट प्रयोग करके सही उत्तर बताना है। तो भारतीय बोल्शेविक दल के संस्थापक क्या थे? सौम्येंद्रनाथ टैगोर। ये गलत है। एन दत्त मजूमदार थे। कौन थे? एन दत्त मजूमदार थे। और ये कब हुआ था? 1939 में स्थापना होता। क्रांतिकारी साम्यवादी दल के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सौम्येंद्रनाथ टैगोर थे, और इसकी स्थापना 1942 ईस्वी में किए थे। बोल्शेविक लेनिनिस्ट दल के संस्थापक कौन थे? तो वो थे अजीत राय एवं इंद्रसेन थे, और स्थापना कब किया गया था? तो 1941 में किया गया था। अतिवादी प्रजातांत्रिक दल के कौन थे? तो वो थे एम.एन. रॉय थे, और इसकी स्थापना 1940 ईस्वी में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार हुई। इसका आंसर हो जाएगा सी, नीति निर्देशक सिद्धांतों के। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना नीति निर्देशक सिद्धांतों के संवैधानिक निर्देशानुसार हुआ। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या किया गया है। अगला है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करके इस कूट में क्या सही आंसर हुआ ये बताना होगा। तो सीएनजी में क्या रहता है? तो मेथेन और एथेन होता है। सीएनजी में मेथेन और एथेन होता है। अगर हम एलपीजी की बात करें तो एलपीजी में ब्यूटेन एवं प्रोपेन होता है। कोल गैस में क्या होता है? तो कोल गैस में हाइड्रोजन, मेथेन और कार्बन होता है। और वाटर गैस की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है वाटर गैस में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ना, तो सी, 3, 2, 4, 1। NaOH का 10 ml बिलियन, HCl के 8 ml बिलियन में पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH को उसी बिलियन को 20 ml ले तो उस उदासीन करने के लिए HCl के उसी बिलियन को कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो आइए इसे देखते हैं। HCl की उसी बिलियन की 16 ml की आवश्यकता होगी। कितनी की? 16 ml की। तो किस तरह? तो ये दुगना किया गया है तो ये भी दुगना होगा, या इस तरह से सोल्व कीजिए। 10 ml NaOH को उदासीन करने के लिए HCl कितना होगा? 10 के लिए 8 होगा। 1 के लिए क्या होगा? 8/10। तो 20 के लिए क्या होगा? 8/10 गुना 20, 10 दूना 8 दूनी 16। आंसर हो जाएगा डी। 3 भागीदारों ने 8:7:5 के अनुपात में एक व्यवसाय में लाभ साझा किया और उन्होंने क्रमशः 7 महीने, 8 महीने और 14 महीने के लिए अपना धन निवेश किया। उनके धन का अनुपात क्या था जो ज्ञात करें। तो माना 3 भागीदारों को निवेश राशि कितना हो जाएगा? तो वो है I1, I2 और I3 है। अब लाभ का अनुपात कितना है? तो 8:7 कितना है? 5 है, जो कि दिया हुआ है। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो A, B, C यहाँ पर मान लेते हैं। अगर हम बात करते हैं I1 वो कितने? 7 महीने, I2 कितने दिन? 8 महीने, और I3 जो है वो 14 महीने के लिए अपना धन निवेश करता है। तो A/B बराबर हो जाएगा I1 गुना 7/I2 गुना 8 बराबर कितना हो जाएगा? 8:7 है, तो ये हो जाएगा। इसी तरह I1 और I2 निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64/49। और B और C से भी हमें I1, I2, I3 निकाल लेंगे, I2/I3, तो ये आएगा 49/20। और 2 हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा, एक इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो I1:I2:I3 बराबर हो जाएगा कितना? 64:49 कितना हो जाएगा?
20। सही आंसर हो जाएगा सी। यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a+b हो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। आइए इसे सोल्व करते हैं कि वर्ग का विकर्ण बराबर होता है a+b जो कि दिया हुआ है, तो √2 गुना x बराबर a+b, तो x बराबर हो जाएगा a+b बटा √2। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, तो a+b बटा √2 के होल स्क्वायर, हमारे पास आ जाएगा हाफ a² + b² + ab। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। एक वस्तु को 270 में बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि वह इसे 210 में बेचता तो इसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होता। अगर 270 रुपया में बेचने पर कितना होगा, 20% का लाभ होगा, यानी 120% आएगा। 210 में बेचने पर 120 गुना 210 बटा 270 बराबर 280 बटा 3%। तो हानि बराबर जो हमारे पास आ जाएगा, हानि परसेंट बराबर हो जाएगा 100% माइनस 280 बटा 3%। तो निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 6.2 बटा 3%। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हानि 6.2 बटा 3। फिक्की ने किसे अपना नया महासचिव नियुक्त किया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शैलेश पाठक को। फिक्की की स्थापना कब हुई थी, तो 1927 ईस्वी में स्थापना हुई थी, और ये सबसे शीर्ष व्यापार संगठन है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह एक गैर सरकारी गैर लाभकारी संगठन है। किस देश को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकीय आयोग का सदस्य चुना गया। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भारत को। भारत को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकीय आयोग का सदस्य चुना गया। इस आयोग में भारत का कार्यकाल 4 वर्षों का होगा। भारत का कार्यकाल जो होगा वो 1 जनवरी 2024 से शुरू होकर 4 वर्षों तक चलेगा। किसमें, तो संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में। चंद्रमा के डार्क साइड पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान है, कौन है। आंसर हो जाएगा सी, चॉन्ग-ई 4। चंद्रमा के डार्क साइड पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान चॉन्ग-ई 4 है, जिसे चीन द्वारा भेजा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कटक में। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए आकृतिक श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। आकृतिक श्रृंखला का अगला पद क्या होगा, आंसर हो जाएगा डी। ज्ञात कीजिए कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कितने त्रिभुज हैं, तो 13 त्रिभुज हैं। दिए गए विकल्प में कौन सी उत्तराकृति प्रश्नाकृति के प्रारूप को पूरा करेगी। आंसर हो जाएगा सी। दिए गए विकल्प में कौन सी उत्तराकृति प्रश्नाकृति के, इसका आंसर हो जाएगा डी। 1905 में बंगाल विभाजन के बारे में किस उपनिवेशी प्रशासक ने घोषणा की। संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल विभिन्न रास्तों की ओर खींचेगा। यह पूर्णतः सत्य है और इस योजना का एक गुण है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, H. रिजले ने। बंगाल विभाजन के समय 1905 ईस्वी में भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन तथा गृह सचिव H. रिजले था। उपयुक्त घोषणा रिजले द्वारा भारत सरकार के गृह सचिव के पत्र में 1905 ईस्वी में की गई थी। रिजले द्वारा कर्जन को लिखे गए पत्र में उसने लिखा था कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल की दिशाएं अलग अलग होगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि किन संगठनों द्वारा 1928 में पेश नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था। हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, सिख लीग, कौन सा सही है, और इसका सही जवाब हो जाएगा डी, ये सभी सही है। हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग तथा सिख लीग ने 1928 में पेश नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था। सभी महत्वपूर्ण भारतीय नेताओं और दलों ने परस्पर एकजुट होकर तथा संवैधानिक सुधारों की एक वैकल्पिक योजना बनाकर साइमन कमीशन की चुनौती का जवाब देने का प्रयास किया था। इसका परिणाम नेहरू रिपोर्ट के रूप में सामने आया। इसे अगस्त 1928 में अंतिम रूप दिया गया था। आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, यह किसका कथन है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, हृदयनाथ कुंजरू। आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा, यह कथन हृदयनाथ कुंजरू का है। हृदयनाथ कुंजरू भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। वे भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा के सदस्य भी थे। अगला है, वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है। आंसर हो जाएगा सी, आयोडीन। हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है वह है आयोडीन। आयोडीन बैंगनी रंग का ठोस अधातु है। हैलोजनों में आयोडीन प्रबलता ऑक्सीकारक है। इसका उपयोग पीड़ाहारी, आयोडेक्स, आयोडोफार्म आदि कीटाणुनाशक दवाओं के निर्माण में होता है।
जीवा के किस भाग पर मीठापन स्वाद कलिकाएं स्थित होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शीर्ष पे। अगर हम इस तरह के जीव की बात करते हैं तो जो आगे होती है, आगे जितने दूर, इसमें जो आता है वो मीठी स्वाद आती है। कहाँ आती है? तो इसमें मीठी स्वाद आती है। और इसके बाद जो किनारे किनारे पर यहाँ पे होता है, किनारे किनारे पे यहाँ पे, इसमें जो हमारे पास स्वाद मिलता है वो नमकीन मिलता है। और उसके और जो अगर हम किनारे देखते हैं, ये किनारे किनारे है, इसमें जो हमारे मिलता है वो खट्टा का स्वाद मिलता है। और जो लास्ट में जो हमारे पास ये रहता है, यहाँ पर जो है वो है कड़वा का। क्या है? कड़वा का, यानी पीछे वाले भाग में। और पार्श्व वाले भाग में क्या चीज़ का आता है? तो पार्श्व वाले भाग में नमकीन का। आंसर हमारे पास हो जाएगा, मीठापन के पूछ रहा है तो शीर्ष का। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% और 10% की दो क्रमागत छूटें दी गई है तो किस एकल छूट के बराबर होगी? तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, 20 + 10 - 20 × 10/100, जो हमें निकाल कर आएगा 28%, वही एकल छूट के बराबर होगा। आंसर हो जाएगा बी। व्यंजक 2y - 5 के होल क्यूब में y का गुणांक कौन सा होगा? तो आइए देखते हैं। दी गई व्यंजक क्या है? 2y - 5 के होल क्यूब दी गई है। तो 2y के होल क्यूब -3 × 2y के होल स्क्वायर × 5 + 3 × 2y × 5 के स्क्वायर -5 के क्यूब। तो आ जाएगा हमारे पास कितना? 8y क्यूब -60y स्क्वायर + 150y - 125। तो y का गुणांक कितना यहाँ पर है? तो 150 है। यहाँ पर y का गुणांक देख सकते हैं, ये 150 है। तो आंसर हो जाएगा डी। यदि किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई 20% कम कर दी जाती है, तो इस आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है। x का मान क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अब कह रहा है कि 40% जो है वो लंबाई बढ़ा रहा है और 20% चौड़ाई बढ़ा है। तो एकल बढ़ाएंगे तो 40%, ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में 20% है, ये माइनस हो जाएगा 40 × 20/100 बराबर x%। तो ये हो जाएगा 20 - 8 बराबर x%। तो 20 - 8 कितना हो जाएगा? 12%। x का मान जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा 12%। आंसर हो जाएगा बी। ब्राज़ील की मुद्रा का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रियल। ब्राज़ील की मुद्रा का नाम रियल है। और दिनार कहाँ का है? तो इराक का है, सर्बिया का है और जॉर्डन का है। जॉर्डन का है, ये सभी है दिनार का। अगर दिरहम की बात करते हैं तो ये है संयुक्त अरब अमीरात का, संयुक्त अरब अमीरात का। और रियाल की बात करें तो ये है यमन के मुद्रा, कतर का मुद्रा और ओमान के मुद्रा जो है वो रियाल है। इजराइल की मुद्रा क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यू शेकल। इजराइल का मुद्रा न्यू शेकल है। और गिल्डर कहाँ के है? तो ये है नीदरलैंड के। और पाउंड की बात करें तो पाउंड कहाँ की है? तो ब्रिटेन की है। और रियाल की बात करें तो कहाँ की है? तो कतर की है और सऊदी अरब की है, सऊदी अरब की है मुद्रा। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्प में कौन सी उत्तराकृति प्रश्नाकृति के प्रारूप को पूरा करेगी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगर दर्पण ए भी रखा हुआ है तो हमें क्या बनेगा आकृति? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि एक दर्पण ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई आकृति कैसी बनेगी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो वो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, किसी भाषा में नॉलेज को इस तरह लिखा गया है, उस भाषा में सीरियल को कैसे लिखा जाएगा? तो जिस प्रकार नॉलेज बराबर इतना वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया गया है, तो उसी तरह सीरियल को हम व्यवस्थित करेंगे। तो क्या होगा? पहले ए लिखाएगा, फिर ई लिखाएगा, फिर आई लिखाएगा, फिर आर लिखाएगा, फिर आर लिखाएगा, फिर एस लिखाएगा। आंसर हो जाएगा हमारे पास डी। बरमूडा के इस तरह लिखा जाता है, उसी भाषा में एंगल को क्या लिखा जाएगा? तो आइए देखते हैं। बी प्रत्येक अक्षर में कितना किया गया? 16 की वृद्धि। बी + 16 करेंगे तो आर होगा। और यू प्लस क्या होगा? 16 करेंगे तो क्या होगा? तो ये होगा के। उसी तरह ए + 16 करेंगे तो क्या होगा? क्यू होगा। एन + 16 करेंगे तो क्या होगा? डी होगा। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आ जा रहा है वो बी होगा।
दारुल उलूम आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र थे। दारुल उलूम आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, देवबंद। दारुल उलूम से प्रभावित क्षेत्र देवबंद था। दारुल उलूम आंदोलन, जिसे देवबंद आंदोलन भी कहा जाता है, यह एक प्रकार का मुस्लिम धार्मिक आंदोलन था। इस आंदोलन के मुख्य दो उद्देश्य थे: कुरान एवं हदीस की शिक्षाओं को मुसलमानों के मध्य प्रचार प्रसार करना और विदेशी आक्रांताओं एवं गैर मुसलमानों के विरुद्ध धार्मिक युद्ध जिहाद को प्रारंभ करना था। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है। और वो भी किस अनुच्छेद में ये वर्णन है? अनुच्छेद 71 में है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो जब पोषद को बिना मारे उससे पोषण प्राप्त किया जाता है तो उसे परिजीविता कहते हैं, बिल्कुल सही। जब पोषद को मारकर भोजन प्राप्त किया जाता है तो उसे शिकार कहते हैं, ये भी सही है। परस्पर लाभदायक सहभागिता को सहसंबंध कहते हैं, ये भी सही है। जब केवल एक जाति को लाभ होता है तथा दूसरे को नुकसान होता है उसे कॉमनसेलिज्म कहते हैं, ये गलत है। सहभोक्ता दो प्रजातियों के सदस्यों के बीच होने वाली वह पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक प्रजाति को लाभ होता है जबकि दूसरी प्रजाति अप्रभावित रहती है, अर्थात उसे न लाभ होता है और न ही हानि होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि बुढ़ापे के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार है? आंसर हो जाएगा बी, एजेइंग जीन। बुढ़ापे के लिए एजेइंग जीन जिम्मेदार होता है। कुछ जीवाणुओं जैसे राइजोबियम के अंदर निफ जीन होता है जिसकी सहायता से जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सक्षम होता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया द्विनिषेचन में शामिल नहीं है? आंसर हो जाएगा सी, प्रतिव्यासांत कोशिका का विकास। प्रतिव्यासांत कोशिका का विकास द्विनिषेचन में शामिल नहीं है। दोहरे निषेचन पुष्पी पादपों के लिए अनूठी घटना है जो एक भ्रूण पुटी यानी भ्रूण कोश में दो प्रकार के संलयन, युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन स्थान लेते हैं, अतः इस परिघटना को दोहरा निषेचन कहा जाता है। 3 धनात्मक संख्याएं हैं, 2:3:4 के अनुपात में है, उनके वर्गों का योग 2349 है। पहली दो संख्याओं का औसत क्या होगा? तो आइए देखते हैं। 2x² + 3x² + 4x² बराबर कितना है? 2349। क्योंकि 3 धनात्मक 2:3:4 है ना, यानी 2x 3x और 4 के अनुपात में है। उन वर्गों का योग कितना है? इतना है। जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29x² बराबर 2349। x बराबर आ जाएगा कितना? 9। जब इसे पूरे काट पीट करेंगे तो a आ जाएगा। पहली दो संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 2x + 3x/2 बराबर 5x/2, यानी 5 × 9/2 22.5 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। 25 लीटर मिश्रण में 30% स्प्रिट तथा शेष पानी है। यदि 5 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में स्प्रिट का प्रतिशत कितना होगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा, किस तरह निकालेंगे? 25 लीटर मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा कितना है? 25 × 30/100 कर देंगे। आंसर हो जाएगा 7.5 लीटर। अब 5 लीटर पानी मिलाने पर मिश्रण की कुल मात्रा कितना हो गया? 25 + 5 यानी 30 लीटर हो गया। तो नए मिश्रण में स्प्रिट का मात्रा कितना है? 7.5/30 × 100 बराबर 25%। आंसर हो जाएगा ए। जब एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि होती है तो हर में इतना % की वृद्धि, तो यह इतना हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। माना कि भिन्न क्या है? P/Q है। अब कह रहा है P में 25% की वृद्धि हो रहा है, यानी जो अब है 100 + 25 हो जा रहा है। और Q में कितना हो रहा है? तो 100 + 31 होना है 1/4 बराबर कितना दिया हुआ? 5/14। जब यहाँ से सोल्व करेंगे P/Q का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 3/8, यानी अभिष्ट भिन्न हो जाएगा 3/8 ए। किसी भाषा में म्यूजिक को 60 और ट्यून को इतना लिखा जाता है तो लिरिक्स को क्या लिखा जाएगा? तो M का होता है 13, U का 21, S का 19, I का 9 और C के 3। अब माइनस इसमें कितने अक्षर हैं? तो ये 5 है, तो 5 घटा देंगे, हमारे पास आ जाएगा 60। ट्यून में T के 20, U के 21, N के 14, E के 5, इसमें से 4 घटा देंगे क्योंकि ये 4 डिजिट का है। तो 4 थी है संख्या है, अल्फ़ाबेट में 4 है, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ये 56। लिरिक्स को L को 12, Y को 25, R को 18, I के 9, C के 3 और -5 कर देंगे, हो जाएगा
62 आंसर हो जाएगा डी। किसी भाषा में सम को 62 और पोट को 66 लिखा जाता है, उसी भाषा में हल को क्या लिखेंगे? तो सम को किस तरह लिखा है? तो 8 + 6 + 14 + 3 गुना 2 बराबर क्या है? 62। और पोट को किस तरह लिखा है? तो 11 + 12 + 7 + 3 गुना 2 बराबर 66। तो हल को लिखेंगे 19 + 6 + 15 + 16 + 4 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा? 120। ये इसलिए लिखा गया है इतना कि अक्षरों के विपरीत क्रम तथा अक्षरों की कुल संख्या के योग को 2 से गुना किया जाता है। तो जो हमारे पास एस का होता है उसका विपरीत में कितनी संख्या? तो वो होता है 8। तो इस आंसर हमारे पास आ जाएगा डी। वायुसेना का केंद्रीय कमांड कहाँ है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, इलाहाबाद। वायुसेना का केंद्रीय कमांड कहाँ है? इलाहाबाद, प्रयागराज में। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कल्पना चावला। कल्पना चावला 2003 में कोलंबिया स्पेस शटल में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 दिन लड़ी गई थी कुरुक्षेत्र में। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है जिसका पुराना नाम जय संहिता है। एक ही पासे के 2 अलग अलग स्थान दिखाए गए हैं जिनमें 6 फलक हैं, और कौन सा अक्षर डी दिखाने वाले के विपरीत आएंगे? अगर इसमें से डी सिमिलर है तो क्लॉकवाइज काउंट कर लेंगे। आइए डी सी ए और इसमें डी एफ बी हो जाएगा। तो डी के जो विपरीत हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा हमारे पास ई। आंसर हमारे पास आ जाएगा सी, 109 नंबर का हो जाएगा सी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई आकृति में इसके भाग के रूप में अंतर्निहित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 111 प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से 2 विकल्प बदलने पर दी गई अभिव्यक्ति सही होगी? इसका आंसर हो जाएगा ए। ये सब काफ़ी आसान प्रश्न है, इसे आप सोल्व कर लीजिएगा। निद्रा रोग किसके द्वारा होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ट्रिपेनोसोमा के द्वारा होता है। ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ मनुष्य में सीसी मक्खी द्वारा रक्त में पहुंचता है और यह प्रोटोजोआ मनुष्य में निद्रा रोग फैलाता है। नेक्स्ट है, अस्थि और निर्माण करने वाली कोशिकाएं निम्न में से कौन सा है? अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं निम्न में से कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ऑस्टियोब्लास्ट। अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिका कौन सा है? ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट कठोर मैट्रिक्स में स्थित होते हैं। मैट्रिक्स में कैल्शियम एवं फास्फोरस के लवण पाए जाते हैं जिसके कारण मैट्रिक्स कठोर होते हैं। अगले प्रश्न पे है, चलते हैं कि एक वर्ग के चारों किनारों पर इस प्रकार 4 समान वृत्त बनाए गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 2 अन्य वृत्तों को स्पर्श करते हैं। वर्ग के मध्य की और वृत्तों के परिमाप के बाहर का क्षेत्रफल कितना होगा यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप 28 cm है? इस तरह हमारे पास बना हुआ है एक। अगर हमें इसे ये वृत्त करते हैं तो यहाँ पर से होगा, ये 2 वृत्त होगा, ये 3 वृत्त होगा और ये चौथे वृत्त होगा। इस तरह होगा। यहाँ पर ये 7 दिया हुआ है और ये जो दिया हुआ है वो 28 दिया हुआ है। तो वर्ग की एक भुजा दिया हुआ 28, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल होगा 28 गुना 28। त्रिज्या कितना हो जाएगा? 28/4 यानी 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा πr² यानी 22/7 गुना 7 गुना 7। तो हो जाएगा कितना? 22 गुना 7। चारों वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4 गुना 22 गुना 7। अब वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ था? 28 गुना 28। अब वर्ग के बीच में वृत्तों के परिमाप के बाहर अगर कर देते हैं बाहर का क्षेत्रफल, तो हमारे पास हो जाएगा 28 गुना 28 माइनस 22 गुना 28। हमारे पास आ जाएगा कितना? 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हो जाएगा बी। निम्न में से कौन सा व्यंजक 3 के पावर 34 प्लस 3 के पावर 35 का वर्गमूल निरूपित करता है? 3 के पावर 34 अगर हम ये कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस 3 के पावर 1 बराबर हो जाएगा 3 के पावर 34 गुना 4 हो जाएगा। और अगर हम इसे वर्गमूल निकालते हैं तो इसे हम अंडर रूट में कर देंगे। हमारे पास 3 के पावर 17 के पावर 2 गुना 2 के पावर 2 अंडर रूट कर देंगे तो हो जाएगा 3 के पावर 17 गुना 2। सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ए। किन 2 अंकों को आपस में बदलने पर दी गई अभिव्यक्ति सही होगी?
इसका सही जवाब हो जाएगा बी। विषम का चयन करना है इसमें से, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। विकल्प डी को छोड़कर अन्य सभी को पहले का उल्टा करके दूसरे को लिखा गया है। असंगत शब्द का चयन करें तो इसका आंसर होगा ए हिरन। हिरन को छोड़कर अन्य सभी जानवर के बच्चे हैं। विषम शब्द इसमें अगर चयन करने की बात है तो आंसर हो जाएगा ए आनंद। आनंद को छोड़कर अन्य सभी आनंद के विलोम है। उस विकल्प का चयन करें जो भिन्न है, आंसर होगा सी स्कैर्बी। स्कैर्बी को छोड़कर अन्य सभी त्वचा से संबंधित रोग है। किसमें श्वेत रक्त WBC की संख्या सर्वाधिक है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी न्यूट्रोफिल। श्वेत रक्त WBC की संख्या सर्वाधिक न्यूट्रोफिल में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई कार्य करने में बी और सी साथ में जितना समय लेते हैं ए उससे दुगना समय लेता है। ए और बी साथ में जो समय लेते हैं सी उससे 3 गुना समय लेता है। यदि ए बी और सी एक साथ काम करते हुए कार्य पूरा करने में 6 दिनों का समय लेते हैं तो ए अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 18 दिन। आप इसे सोल्व करके कमेंट कीजिएगा और अच्छे से सोल्व कीजिएगा। नेक्स्ट है, उस असंगत शब्द का चयन करें। सही आंसर हो जाएगा सी कायर। कायर को छोड़कर अन्य सभी शब्द सकारात्मक प्रशंसक शब्द है। उस संख्या का चयन करें जो बाकी से अलग है। आंसर हो जाएगा बी 255। सभी सम हैं और 255 जो है वो विषम है। विषम नंबर जोड़ी का चयन करें जो बाकियों से अलग है, और इसका आंसर हो जाएगा ए 635। जो विकल्प ए में है, पहली संख्या के वर्ग में से 1 घटाने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है, जबकि अन्य सभी में पहली संख्या के वर्ग में 1 जोड़ने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द को सही क्रम में प्रतिनिधित्व करता है। आंसर हो जाएगा हमारे पास सी। 128 की बात करते हैं तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 129 निम्न में से कौन सरीसृप वर्ग का उदाहरण है, और इसका आंसर हो जाएगा ये थल पर रेंगकर चलते हैं, इनका अंत कंकाल अस्थि का बना होता है, इनका शरीर लंबा और बेलनाकार होता है। ये सब भी सही है, तो आंसर हो जाएगा डी। एक ठोस बेलनाकार धातु जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर को पिघलाकर इससे एक ठोस तार बनाया जाता है। इसकी लंबाई 60 मीटर है, तो तार का व्यास क्या होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहले बेलनाकार धातु है जिसका व्यास और ऊंचाई दिया हुआ है, तो आयतन निकाल लेंगे। आयतन बराबर होगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई गुना 7 गुना 7 गुना 15 बराबर 15 गुना 49 पाई हो जाएगा। तार का आयतन कितना होगा, तार का आयतन बराबर होगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एच 60 मीटर है, तो 60 गुना 100 को पहले सेंटीमीटर में बदल देते हैं, 6000 सेंटीमीटर हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर एच जो है 60 गुना 100 इक्वल टू हो जाएगा 15 गुना 49 पाई, जो हमें किसका निकाल के लाए हैं, तो वो जो निकल गया। ये सिर्फ प्रश्न में ऐसा कह रहा है, इतना हमें सोल्व करना है। तो यहाँ से आर का जो मान है वो निकल जाएगा 7/20, तो व्यास बराबर हो जाएगा 7/20 गुना 10 गुना 2, ये हो जाएगा 7 mm। कितना हो जाएगा 7 mm। आंसर हो जाएगा ए। एमनेस्टी इंटरनेशनल है, आंसर हो जाएगा सी। मानवाधिकार संगठन है जिसकी स्थापना पीटर बेंसन द्वारा 28 मई कितना किया गया, 28 मई 1961 ईस्वी को। मुख्यालय का लंदन में है। 1977 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था मानवाधिकार संगठन को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में उस विकल्प में दिए गए शब्दों को तार्किक आधार पर रखा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए। पहले आंखें होगी, उसके बाद कंधे, फिर कोहनी, फिर घुटने, फिर पैर। अगर 133 की बात करें तो आंसर हो जाएगा डी। पहले मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर डेसीमीटर, फिर डेकामीटर। दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या बताना है, इनमें से कौन सा है। तो ये है 15 गुना अगर हम 12 करते हैं बटा 2 कर देते हैं तो 90 हो जाएगा। 16 गुना 13 करते हैं, 2 करते हैं तो 104 है। 12 गुना 18 बटा 2 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 108। आंसर हो जाएगा डी। बी का मान ज्ञात करना है। इसमें से क्या करना है, बी के मान ज्ञात करना है। आइए निकालने किस प्रकार है। अगर हम 7 गुना 3 करते हैं तो 21 हो जाएगा। 15 गुना क्या करेंगे, 15 गुना 3 करेंगे तो 45 हो जाएगा। और 21 गुना 4 करेंगे तो 84 हो जाएगा। 84 गुना 5 करेंगे तो 420 हो जाएगा। पहला लाइन इस तरह कंप्लीट हो गया। 15 गुना 3 45 हो गया। अब 45 गुना हमें क्या करना होगा, 45 गुना 4 करना होगा।
तो हमारे पास जो आ जाएगा 45 दूना 90, 180। 180 जो संख्या है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और 180 गुना 5 करना होगा, 0 8 5 40, 0 4 5 6 9 यानी 900। आंसर हमारे पास आ जाएगा सी 900 बी के जगह पर। दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ त्रिभुज के बीच के में वर्णों को क्रमांगिक मानों का जो है वो गुणनफल है। तो आइए देखते हैं किस तरह हो सकता है। अगर डी का 4 हुआ, सी का 3 हुआ और आर का 18, तो 4 तिया 12 गुना 18 करते हैं तो 216 आ जाता है। उसी तरह जो हमारे पास है वो है कितना, तो पी का मान होता है 16, एफ का मान होता है 6 और ए का मान कितना होता है, ए 16 गुना 6 करेंगे तो 96 आ जाएगा। एन का कितना मान होगा 14, आइए जी का हो जाएगा 7 और ई का 5 यानी 14 गुना 5 गुना 7 करेंगे तो आ जाएगा 490। आंसर हो जाएगा ए। वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है, आंसर हो जाएगा ए होम पेज कहलाता है। वेब पेज बनाने में HTML का प्रयोग होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। www का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। अगला है विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, आंसर हो जाएगा ए 14 नवंबर को मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस। जब शरीर में पैंक्रियाज में इंसुलिन की कमी हो जाती है, मतलब कम मात्रा में इंसुलिन पहुंचाता है, तो खून में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। इसी स्थिति में डायबिटीज कहते हैं। इंसुलिन एक तरह का हार्मोन होता है जो अग्न्याशय की बीटा सेल में स्रावित होता है। तीरंदाजी विश्व कप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा सी 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत ने तीरंदाजी विश्व कप 2023 में 5 पदक 2 स्वर्ण 30 कांस्य के साथ अपने अभियान को समापन किया था। इसरो ने किस देश के उपग्रह टेलियोस 2 का प्रक्षेपण किया है, और इसका आंसर हो जाएगा सी सिंगापुर का। दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। जिस प्रकार पी का विपरीत जो होगा वो क्या है, वो होगा के यानी 11 अक्षर। उसी तरह अगर हम एस के विपरीत एच होगा, जो हमारे पास कितना होगा 8 अक्षर का होगा। एस के विपरीत होगा एच जो होगा 8 अक्षर के। भी के विपरीत जो है वो क्या होगा, ई होगा और वो होगा 5 अक्षर का। तो उसी प्रकार बाई के विपरीत क्या होगा, बाई के विपरीत होगा बी, कितने अक्षर के होगा, तो 2 अक्षर के होगा। तो हमारे पास आ जाएगा ये कितने, तो ये हो जाएगा 2 अक्षर का। आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन सी 2 अक्षर का। दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। 3 गुना 7 गुना 4 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 84। 5 गुना 2 गुना 3 करेंगे तो आ जाएगा 30। उसी तरह 7 गुना 2 गुना 5 करेंगे तो 14 × 5 = 70, हमारे पास आ जाएगा 70। आंसर हो जाएगा सी। दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। इसमें से लुप्त कैसे निकालेंगे, तो 4 + 5 + 9 बराबर हो जाएगा हमारे पास 18। 11 छो कितना है, हो जाएगा 17 और 17 और 13 हो जाएगा 30, बिल्कुल सही। 13 + 0 9, 19 + 0 19 और +3 कितना हो जाएगा 22। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी जैव भू रासायनिक। क्या कहते हैं, जैव भू रासायनिक। हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। आंसर हो जाएगा बी एलेसेंड्रा कोरब को मिला है। किसे मिला है, एलेसेंड्रा कोरब को सम्मानित किया गया है। अप्रैल 2023 में किस राज्य के मन्ना मदुरई मिट्टी के बर्तनों को भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है, और इसका आंसर हो जाएगा ए तमिलनाडु राज्य के। दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं ये किस तरह है। तो 5 गुना 6/2 बराबर हो जाएगा 5 गुना 3 15 लिखा गया है। ठीक उसी तरह है 9 गुना 4/2 बराबर 9 गुना 2 बराबर कितना होगा 18। तो 7 और 6 इसमें क्या होगा, तो 7 गुना 6/2 यानी 7 गुना 3 बराबर 21। यहाँ पर हो जाएगा कितना 21। आंसर हो जाएगा बी। प्रत्येक वर्ष विश्व बौद्धिक संपदा किस दिवस मनाया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार का विषय था महिला और IP त्वरित नवाचार और रचनात्मक। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक कितना है, आंसर हो जाएगा बी 111वां है। इस इंडेक्स में 4 संकेतक होते हैं, अल्प पोषण, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और शिशु मृत्यु दर। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, इसमें से और कूट के प्रयोग करके सही बताना है। तो आइए देखते हैं। गलत पूछ रहा है
राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार कर सकता है, ये गलत है। राज्यसभा धन विधेयक पर सिफारिशें कर सकती है, बिल्कुल सही। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती, ये भी सही है। राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटाना होता है, बिल्कुल सही। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है, ये गलत है। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा सी, 1 और 5 दोनों जो है वो गलत है, बाकी सब सही है। ये था ज्ञान बिंदु के द्वारा निकाला गया बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।